हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? बताएं भाई, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? गुड इवनिंग भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बताएं भाई। तो भाई, अभी तक हमने पढ़ा कि विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, और भौतिक विज्ञान क्या होता है, और जीव विज्ञान क्या होता है। हमने 3-4 लेक्चर अभी तक अटेंड किए। हाँ भाई साहब, एकदम फीलिंग के साथ। हाँ, अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो जाकर उस लेक्चर को अटेंड करिए। हमको पता है कि आप लोगों को पता होगा कि विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है। हाँ भाई साहब, हमको पता है, क्योंकि आपने 1 से 8 तक पढ़ाई की है। ये सब चीजें एकदम कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन मैं सर गारंटी के साथ कहूंगा, 200 की गारंटी लूंगा, 200% की गारंटी लूंगा कि अगर आप उस 4 लेक्चर को अटेंड करेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा सर। एकदम फीलिंग के साथ चमकेगा सर। तो मैं कहूंगा कि अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो आप पहले जाकर उन लेक्चर को अटेंड करिए, एकदम मजा आएगा सर। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भाई, ये सब चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज से आपका एक नया अध्याय शुरू होने वाला है भाई साहब, जिसका नाम है गति, मोशन। है भाई साहब, गति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोशन। आप गति तो करते हैं एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरे कोने, और तीसरे कोने से चौथे कोने। है भाई साहब, इलाहाबाद से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से इलाहाबाद। तो यही होता है गति। है भाई साहब, ट्रेवल ही तो कर रहे हैं। तो अब हम इन्हीं चीजों का फील लेने वाले हैं। तो भाई, ये जो नया अध्याय है गति, ये क्लास 9th का चैप्टर है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो भाई, क्लास 9th वाले भाई साहब, आप लोग जहां कहीं भी हो, आप लोग अटेंडेंस डाल दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ना भाई सब एकदम जबरदस्त होने वाला है। और विथ, अगर आप हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो आपको ये चीज आनी चाहिए सर, मस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हैशटैग हिल, हैशटैग चमकना चाहिए सर। हाँ भाई साहब, देखिए सर, एक एक शब्द का मतलब समझिए, एक एक चीज का मतलब समझिए। देखिए, सीखने में टाइम लगता है। हाँ भाई साहब, और एक बार अगर सीख गए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई बीट नहीं कर सकता। तो थोड़ा आप अगर हमको टाइम देंगे ना, तो हम आपको बहुत अच्छा सिखा कर जाएंगे सर। आपको सिखाने आए हैं, एकदम फील कराने आए हैं। रटिए मत, किताबी कीड़ा मत बनिए। किताबी कीड़ा बनेंगे, रटेंगे, तो आपका जिंदगी भर बलात्कार होगा। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो। है भाई साहब, आई थिंक बात क्लियर है? तो भाई, आज से हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब मोशन। तो देखिए, आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं भाई साहब, हम देख लेते हैं। लेक्चर ओवरव्यू। तो लेक्चर ओवरव्यू का मतलब होता है कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है भाई साहब? निर्देश बिंदु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं भाई साहब रेफरेंस पॉइंट। है भाई। और दूसरा हमारा पॉइंट है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं, अभौतिक राशियां क्या होती है, ये भी हम कवर करेंगे ना। इसको बोलते हैं भाई साहब फिजिकल क्वांटिटी। है भाई साहब। उसके बाद हम, ये हमारा सबसे प्यारा हैशटैग प्यारा, गति। है भाई साहब, मोशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे विराम। विराम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई साहब? रेस्ट। और गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए सर, अंग्रेजी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो समय है ना, बहुत आगे जा रहा है। आपको एक एक शब्द की अंग्रेजी भी पता होना चाहिए, नहीं तो आपको कोनो भी चूतिया बना के जाएगा। हाँ, आज के डेट में एआई का जमाना आ गया है, तो थोड़ा बहुत आपको अंग्रेजी पता होनी चाहिए। सिर्फ हिंदी पर मत रुके रहिए कि हाँ गति गति होती, गति का मतलब अंग्रेजी भी तो पता होना चाहिए। गति को कहते क्या है अंग्रेजी में, मोशन कहते हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं पीपीटी बनाने में सर बहुत मेहनत लगता है। करीब 3-4 घंटे ना तो पीपीटी बनाने में जाते हैं भाई साहब। समझ लीजिए, इन चीजों को लाने में लग जाते हैं भाई साहब। तो देखिए, एनसीईआरटी में कुछ चीजें नहीं दी हैं, जैसा आपका पहला पॉइंट है निर्देश बिंदु और गति के प्रकार, लेकिन कई ऐसे बुक्स हैं जिनमें दिया है कि निर्देश बिंदु क्या होता है और गति कितने प्रकार की होती है ना। एनसीईआरटी में ये सब चीजें नहीं है, तो आप मान घबराइए नहीं कि सर कहाँ से नया पढ़ा रहे हैं। भाई, ये जो पीपीटी बना है ना, लगभग 5-6 किताबों कर मिलाकर बना है। तो कुछ किताबों में निर्देश बिंदु दिया है, तो कुछ किताबों में गति के प्रकार भी दिए गए हैं। आई थिंक बात क्लियर है भाई। तो चलिए हम लोग चमकाते हैं एक एक करके। तो भैया, आज हम पढ़ने वाले हैं गति, मोशन। तो मोशन में सबसे पहला पॉइंट हमको पढ़ना होगा निर्देश बिंदु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं भाई साहब रेफरेंस पॉइंट। अंग्रेजी मस्ट इंपोर्टेंट, रेफरेंस पॉइंट याद कर लीजिए, हम बार बार रेफरेंस पॉइंट कहेंगे ना। देखिए, जिस बिंदु के सापेक्ष, जिस बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति, पहला केस क्या आ रहा है? स्थिति। स्थिति या गति का निर्धारण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई साहब? निर्देश बिंदु। एकदम छोटू से क्वेश्चन है, 3-4 चीजें हमको समझना है। सापेक्ष का मतलब होता है, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि सापेक्ष का मतलब क्या होता है। हाँ भाई साहब, देखिए सापेक्ष का मतलब होता है, जैसे एक भाई साहब है, ये हमारे एक भाई साहब है और ये हमारे दूसरे भाई साहब हैं। तो अगर मैं पूछूं कि जो दूसरे भाई वाले भाई साहब है ये गति कर रहे हैं, तो गति कर रहे हैं तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं? पहले वाले भाई साहब के सापेक्ष। बात क्लियर है भाई? एकदम चिंदी है। दो भाई साहब हैं और दूसरे भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब? गति कर रहे हैं, तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं?
पहले वाले भाई कोई देखेगा तभी तो समझ में आएगा कि ये गति कर रहे हैं, तो वही क्या उनका क्या हो जाएगा, सापेक्ष हो जाएगा। हाँ भाई साहब, ये इनके सापेक्ष क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। आई थिंक बात क्लियर है। हाँ भाई, मिट जा भाई, इसको हम मिटा देते हैं। ये हो गया हमारा सापेक्ष का मतलब। एक एक चीज का मतलब समझिए। अब इसमें क्या आ रहा है, जिस बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति का निर्धारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु। स्थिति का मतलब होता है पोजीशन, कि आपकी पोजीशन कहाँ पे है, आप कहाँ पे हैं इस समय, कहाँ पर स्थित हैं ना। जैसे आपने ये सब चीजें देखी होंगी ना, ये आपने कभी ना कभी देखा, अगर आप सड़क पे निकलते होंगे, हाँ भाई साहब, बाइक से निकलते होंगे या किसी के साथ बैठ कर निकले होंगे सड़क पे, तो आप ये चीजें देखे होंगे। यहाँ पे लिखा है NH52। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। ये कैसा हाईवे है भाई साहब, नेशनल हाईवे है। अब यहाँ पे लिखा है देखिए कोटा, तो कोटा इस नेशनल हाईवे से कितना दूर है भाई साहब, 341 किलोमीटर। क्या दूर है भाई साहब, हमारा कोटा भाई साहब है ना। अगर हमें कोटा की स्थिति बतानी हो तो इस पॉइंट से, ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा क्या होगा, निर्देश बिंदु होगा, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। क्योंकि इस बिंदु से हमें किसकी स्थिति पता चल रही है भाई साहब, कोटा की। भाई बात क्लियर है, इस बिंदु से हमें किसकी स्थिति पता चल रही है, कोटा की पोजीशन कहाँ है। हाँ भाई साहब, किसकी स्थिति पता चल रही है, कोटा की। क्यों, क्योंकि कोटा यहाँ से कितना दूर है, 341 किलोमीटर। मतलब इस बिंदु से कोटा की जो स्थिति है कितना है, 341 किलोमीटर। हाँ भाई साहब, वो डायरेक्शन आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा ना। आई थिंक बात क्लियर है। नीचे लिखा है जयपुर। क्या लिखा है भाई साहब, जयपुर। जयपुर, हाँ भाई साहब, तो अगर इस बिंदु से हमें जयपुर की स्थिति पता करनी हो तो जयपुर की स्थिति कितना होगी भाई साहब, 97 किलोमीटर दूर। मतलब इस बिंदु से जयपुर की जो स्थिति है वो कितना है, 97 किलोमीटर दूर। तो ये बिंदु हमें क्या बताता है, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट किसी वस्तु की क्या बताता है, स्थिति। तो इस बिंदु के सापेक्ष हम किसकी स्थिति बता सकते हैं, जयपुर की। यही तो लिखा है, किसी बिंदु के सापेक्ष, जिस बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति बताए, तो इस बिंदु के सापेक्ष हम कोटा की स्थिति बता सकते हैं और जयपुर की स्थिति बता सकते हैं। भाई बात क्लियर है। आप बोलेंगे जी सर, आपको एकदम समझाएंगे सर। फिर आपने ये भी चीजें देखी होंगी, ये चीजें। हाँ भाई साहब, जैसे मैं कहूँ ये हमारा क्या है भाई साहब, रेफरेंस पॉइंट। ये हमारा क्या है भाई साहब, रेफरेंस पॉइंट। एक एक बिंदु है ये, है भाई साहब। अगर इस बिंदु से मैं कह दूं कि दिल्ली यहाँ से कितना दूर है भाई साहब, 400 किलोमीटर, तो इस बिंदु से दिल्ली की जो दूरी है कितनी है, 400 किलोमीटर। इस बिंदु से हमें किसका पता चल रहा है भाई साहब, दिल्ली का पोजीशन का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, रेफरेंस पॉइंट। जिस बिंदु से हम किसी की स्थिति बता सकते हैं या फिर क्या बता सकते हैं, गति। है भाई साहब, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। जैसे मुझे बताना कि भाई यहाँ से अलीगढ़ कितना है, 200 किलोमीटर दूर है भाई साहब, 200 किलोमीटर दूर है भाई। और किधर किधर जाना पड़ेगा आपको, सीधा जाना पड़ेगा। एरो का मतलब क्या होता है, सीधा। तो अगर आपको जयपुर की स्थिति बतानी हो तो जयपुर यहाँ से कितनी दूर है भाई साहब, 200 किलोमीटर इस बिंदु से, है भाई साहब। तो जयपुर के लिए इसका क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। बात क्लियर है भाई। जैसे मैं ये कहूं कि ये कार काहे में मोशन में, तो किसके रेफरेंस पॉइंट में है, कौन देख रहा है इसको, जो देख रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं इस कार के पास और आप देख रहे हैं कि कार क्या कर रही है भाई साहब, तीर का मतलब क्या है, मोशन में, कार चल रही है। तो किसके रेफरेंस पॉइंट में चल रही है, आपके रेफरेंस पॉइंट में। तो इस कार के लिए आप इसके निर्देश बिंदु होंगे, आप इसके रेफरेंस पॉइंट होंगे कि भाई कार चल रही है। अगर हम आपको हटा दें तो, अगर हम आपको हटा दें, अगर हम आपको हटा दें तो आपको कभी पता चलेगा कि ये कार चल रही है, चलेगा। तो अगर हमें किसी वस्तु की स्थिति बतानी हो, या स्थिति का सिंपल मतलब है कि स्थिति में हमारी दो चीजें आ सकती हैं। एक क्या आ सकती है कि वस्तु गति में है या फिर कायम है भाई साहब, विराम में है भाई साहब। और डायरेक्शन, इसके साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए ना, कि कार किस दिशा में जा रही है, ये भी जरूरी है। आई थिंक बात क्लियर है। तो मतलब हमें किसी वस्तु की स्थिति बतानी हो या फिर कि वस्तु गति में है कि विराम में, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रेफरेंस पॉइंट। जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो हम कहाँ में है, विराम में। किसके रेफरेंस पॉइंट में, आपके रेफरेंस पॉइंट में। क्योंकि दो देख कौन रहा है मुझको, आप देख रहे हैं। हम भाई साहब अभी हम चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं तो हम कहाँ में भाई साहब, गति में है। किसके रेफरेंस पॉइंट में, आपके रेफरेंस पॉइंट में, आपके निर्देश बिंदु में मैं गति में हूँ भाई। तो आप हमारे लिए क्या हो जाएंगे, निर्देश बिंदु, क्योंकि देख तो आप ही रहे ना। आई थिंक बात क्लियर है। चलिए और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए भाई हमारे विराट कोहली हैं। कौन है भाई साहब, विराट कोहली है। और ये हमारे भाई साहब रोहित शर्मा है। कौन है भाई साहब, रोहित शर्मा है भाई साहब। और ये हमारे, मान लीजिए इनको हम क्या नाम देते हैं, ये हमारे केएल राहुल है। कौन है भाई साहब, राहुल। जैसे मैं कहूं, देखिए ये हमारा क्या है भाई साहब, राइट। आप बोलेंगे जी सर, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट, दाया।
और इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, लेफ्ट। देखिए अंग्रेजी थोड़ा आपको पता होनी चाहिए ना, इसको क्या बोलेंगे, बायां। तो अगर हम कहें कि राहुल लेफ्ट में खड़े हैं, राहुल लेफ्ट में खड़े हैं, तो किसके लेफ्ट में खड़े हैं भाई साहब, रोहित के लेफ्ट में खड़े हैं। तो रोहित राहुल की क्या बता रहे हैं भाई साहब, स्थिति। जो रोहित है वो राहुल के लिए क्या हो जाएंगे, रेफरेंस पॉइंट। बात क्लियर है भाई। अब अगर मैं कहूं कि रोहित लेफ्ट में खड़े हैं, तो किसके लेफ्ट में खड़े हैं, किसके लेफ्ट में खड़े हैं, विराट कोहली। तो विराट कोहली इनकी क्या बता रहे हैं, स्थिति कि गति में है कि विराम में है। तो विराट कोहली इनके क्या हो जाएंगे भाई साहब, रेफरेंस पॉइंट। बात क्लियर है भाई, क्योंकि विराट कोहली रोहित शर्मा की स्थिति बता रहे हैं, और रोहित शर्मा किसकी स्थिति बता रहे हैं भाई साहब, केएल राहुल की स्थिति बता रहे हैं। जैसे हम इसको उल्टा कर दें तो भाई समझिए, एक एक चीज को समझिए तभी मजा आएगा, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा है भाई। अब अगर हम कहते हैं कि रोहित राइट में खड़े हैं, रोहित राइट में खड़े हैं, तो किसके राइट में खड़े हैं, तो रोहित राइट में खड़े हैं, तो राहुल के राइट में खड़े हैं। तो राहुल रोहित की क्या बता रहे हैं, स्थिति कि जो है राहुल खड़े हैं वो विराम में है और हमारे लेफ्ट में खड़े हैं। तो हमें स्थिति किसकी पता चल रही है, रोहित की। अब मैं कहूं कि विराट कोहली लेफ्ट राइट में खड़े हैं, तो किसके राइट में खड़े हैं भाई, रोहित शर्मा के राइट में खड़े हैं। तो रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए क्या हो जाएंगे, रेफरेंस पॉइंट है भाई साहब। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट का काम ही होता है किसी दूसरी वस्तु की स्थिति बताना। अगर मैं बात करूं कि ये हमारे बालक भाई साहब हैं, अब हमें पेड़ की स्थिति बतानी है, तो पेड़ कहाँ है भाई साहब, विराम में, लेकिन किसके रेफरेंस पॉइंट में, ये चचा के रेफरेंस पॉइंट में, छोटू जी के, ये बालक के रेफरेंस पॉइंट में। ये पेड़ कहाँ है भाई साहब, रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब होता है भाई साहब विराम में, पेड़ विराम में है। किसके रेफरेंस पॉइंट में, इसके रेफरेंस पॉइंट में। अगर हम इसको हटा दे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि पेड़ विराम में है क्या है। रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है, किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रेफरेंस पॉइंट, कि वस्तु गति में है या फिर विराम में। आई थिंक भाई बात इतनी क्लियर है, और रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करता हूं कि आप कि कभी ना कभी आप ऑर्डर करते हैं, कोई सामान ऑर्डर करते हैं ना, तो डिलीवरी वाला आता है ना, तो डिलीवरी वाला अगर रास्ता भटक जाता है ना, तो आप कहते हैं कि भैया पेट्रोल टंकी से हमारे घर कुछ दूरिया पे पेट्रोल टंकी पहुंचे ना, फलाने पेट्रोल टंकी पे पहुंचे, वहां से मेरा घर, मान लीजिए आपका घर हो गया 200 मीटर दूर है। और ये डिलीवरी वाला, पी मतलब पेट्रोल टंकी, डी मतलब डिलीवरी बॉय, हाँ डी मतलब डिलीवरी बॉय। तो जो डिलीवरी बॉय है वो आया और वो रास्ता भटक गया, तो आप बोले कि भैया जो फलाने पेट्रोल टंकी है ना, वहां से हमारा घर कितना दूर है भाई साहब, 200 मीटर दूर है। तो जो ये पेट्रोल टंकी है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी भाई साहब, रेफरेंस पॉइंट, इज फिक्स पॉइंट, ये कभी बदल ही नहीं सकता, ये फिक्स है। और ये आपके घर की क्या बता रहा है, स्थिति, कि मेरा जो घर है वो पेट्रोल पंप से कितना दूर है, 200 मीटर। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि अगर हम कहें कि भैया 200 मीटर ये इधर भी साथ जा सकता है, उधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है ना, तो आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी, वो क्या होगा भाई साहब, दिशा। आपको दिशा बतानी पड़ेगी कि भैया जो हमारा घर है ना, पेट्रोल टंकी से लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और कितना दूर है भाई साहब, 200 मीटर दूर है। दिशा बताना जरूरी है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट सिंपल है कि किसी वस्तु की स्थिति बतानी हो तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, रेफरेंस पॉइंट। अगर आपकी भी स्थिति बतानी हो तो आपके लिए भी क्या होना चाहिए भाई साहब, रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैं बोलूं कि अभी आप विराम में, तो किसके रेफरेंस पॉइंट में, आप किसी न किसी चीज को अपना क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट, तभी आपको पता चलेगा विराम में। नहीं तो आप सूर्य के लिए क्या है भाई साहब, गति में है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी का क्या लगा रही है चक्कर, और सूर्य अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती है। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है ना। अब भाई हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है भाई साहब, भौतिक राशियां। इसको बोलते हैं भाई साहब फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं भाई साहब, फिजिकल क्वांटिटी ना, वे राशियां जिनको मापा जा सकता है और संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। सिंपल है भाई, मापना मतलब जिसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो हमारी क्या होती है भाई साहब, भौतिक राशियां ना। तो देखिए वे राशियां जिनको हम मापा जा सकते हैं संख्यात्मक रूप में। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, लंबाई। आप अपनी लंबाई नाप सकते हैं कि नहीं, हाँ भाई सब लंबाई को क्या है, मापोगे मीटर में। अगर हम कहें कि तुम 2 मीटर लंबे हो, तो जो ये 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, संख्यात्मक मान। हाँ भाई साहब, और हम किसको माप रहे हैं, लंबाई को। तो लंबाई हमारी कैसी राशि हो गई सब भाई साहब, भौतिक राशि। पता है भाई, क्लियर है। द्रव्यमान, आप कई किलो को हो, कई किलो को हो, हाँ भाई साहब कई किलो को हो, आप बोलोगे 50, 50 क्या भाई साहब, 50 क्या, 50 केजी, है भाई साहब। तो ये 50 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान, और हम माप किसको रहे हैं, द्रव्यमान, और द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। हाँ भाई साहब, जैसे हम देखें द्रव्यमान को इस चीज से मापा जाता है, इसका हमको नाम नहीं याद आ रहा है, भूल गए शायद।
अगर कोई द्रव्यमान यहाँ पे बोरिया लटका देते हैं, बोरी देखे ना, बोरिया लटका देंगे तो ये हल्का से जानते हो नीचे चला आता है, तो पता चल जाता है कि 50 किलो का है, 60 किलो का, कई किलो की बोरी है, वो पता चल जाता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं ताप। ताप को कहाँ से नापते हैं भाई साहब? टेम्परेचर से, है भाई साहब, टेम्परेचर से। कि आप एक स्वस्थ आदमी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, है भाई। तो टेम्परेचर को मापना है तो कहाँ से नापते हैं? आप बुखार को कहाँ मापते हैं भाई साहब? इसे तो नापते हैं ना, थर्मामीटर से तो नापते हैं। और आपका जो मान आता है कि आपको कितना बुखार है, 102 फ़ारेनहाइट है कि 103 फ़ारेनहाइट है, वो हमारा क्या हो जाता है? संख्यात्मक मान, है भाई साहब। देखिए अब हम बात करते हैं भाई साहब अभौतिक राशियां। भौतिक राशियां तो बात कर लिए, अब हमको बात करना चाहिए अभौतिक राशियां। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भाई साहब, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं भाई साहब? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, है भाई साहब। वे भौतिक राशियां जिनको मापा नहीं जा सकता और संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अभौतिक राशियां। फिर से सुनिए, वे भौतिक राशियां जिनको मापा नहीं जा सकता तथा संख्यात्मक रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अभौतिक राशियां। जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, गम हो गया, खुशी हो गई, इनको माप सकते हो क्या कि हम 5 किलो हंस रहे हैं? ये क्या बात हुई भाई, 5 किलो कहां से हंस रहे हो? तुम हंस रहे हो भाई। तो ये हमारी कैसी होती है? अभौतिक राशियां। जैसे हम 2 किलो रो रहे हैं, ये कैसा हो गया भाई? 2 किलो क्या रो रहे हैं? हम 2 किलो गम में हैं, हम 2 किलो तुमसे प्यार करते हैं, है भाई। हम 4 किलो अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यह सब हमारा क्या होती है भाई सब? अभौतिक राशियां। आप किसी किसी से कहते हैं कि हम 10 किलो तुमसे प्यार करते हैं, उसके बाद तुम्हारा प्यार ही खत्म। प्यार तो सभी करते होगे, तो 10 किलो थोड़ी ना करते होगे भाई, अनलिमिटेड करते हो यार। जिसका कोई और छोड़ना, तो जिसका और छोड़ नहीं होता ना, वो हमारे क्या होती है? वो हमारी क्या होती है? अभौतिक राशियां ना, जिसको मापा नहीं जा सकता। तो इन चीजों को हम माप नहीं सकते। खुशी को माप नहीं सकते, खुशी लड़की नहीं ना, खुशी को नहीं माप सकते, गम को नहीं माप सकते, है भाई साहब। इमोशन को नहीं माप सकते, प्यार को नहीं माप सकते। तो इन चीजों को हम माप नहीं सकते, और जिनको हम माप नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं? अभौतिक राशियां। आई थिंक बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं भाई साहब। जो हमारी भौतिक राशियां होती है ना, वो 2 प्रकार की होती हैं। देखिए भौतिक राशियां हमारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है अदिश राशियां, एक होती है सदिश राशियां ना। अब हम बात करते हैं भाई अदिश राशियां क्या होती है ना। देखिए सदिश और अदिश। सदिश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं भाई साहब? वेक्टर क्वांटिटीज। एंड अदिश को क्या बोलते हैं भाई साहब? स्केलर क्वांटिटीज, है भाई साहब। अंग्रेजी मस्ट इंपोर्टेंट, है भाई साहब। अब हम चमकाते हैं कि अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड होता है। एकदम सिंपल डिफिनेशन है। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण का सिंपल मतलब है, हम मतलब समझाने आए आपको। देखिए परिमाण का सिंपल मतलब होता है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। और किसके साथ होना चाहिए? संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान मात्रक के साथ, मात्रक के साथ। देखिए अभी हम चमकाते हैं कि ये क्या होता है, क्या भला है संख्यात्मक मान। अच्छा ये बताइए, हमको किसी का द्रव्यमान मापना हो तो हम सिर्फ कहते हैं केजी, तो मापा गया क्या? नहीं मापा जाएगा ना। आपको क्या चाहिए? 50 किलो, 55 किलो। तो भाई जो 50 है ये हमारा क्या है भाई साहब? संख्यात्मक मान। और जो किलो है, किलो किलो, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब? मात्रक। आई थिंक बात क्लियर है। अगर हमको दूरी नापना हो, जैसे हम कहें 50 किलोमीटर, हमारे घर से इलाहाबाद की दूरी कितना है? 50 किलोमीटर है। हमारे घर से इलाहाबाद की दूरी कितना है? 50 किलोमीटर। तो ये जो 50 है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? संख्यात्मक मान। और जो किलोमीटर है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब? मात्रक हो जाएगा भाई, मात्रक। भाई जैसे मुझे समय नापना है, देखिए हम इसको मिटा देते हैं, आपको एकदम फील कराएंगे सर। हम सिंपल बता रहे हैं, परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान, और उसके साथ एक चीज होनी चाहिए मात्रक, क्योंकि मात्रक के बिना जिंदगी अधूरी है। जैसे हम समय को मापते हैं, हम सिर्फ लिख दे 60, तो 60 क्या भाई? 60 क्या? संख्यात्मक मान तो पता है, लेकिन 60 है क्या चीज? मिनट है कि सेकंड है कि आवर है? तो आपको मात्रक देना पड़ेगा। अगर सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे, अगर आवर है तो आवर लिखेंगे। आवर मतलब क्या होता है? घंटा होता है। हाँ भाई साहब। मिनट मतलब समझ रहे हैं आप? 1-2 मिनट आपके बीतते रहते हैं लाइफ के, है भाई साहब। तो देखिए परिमाण का सिंपल मतलब होता है संख्यात्मक मान विथ मात्रक। मात्रक इज मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना मात्रक हम किसी चीज का परिमाण नहीं बता सकते, सिर्फ एक नंबर बता सकते हैं बस। और नंबर हर एक चीज डिफाइन नहीं करता। हम सिर्फ लिख दें 40, इसका मतलब क्या है? 40 का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक संख्यात्मक मान है, कोई परिमाण है ही नहीं है। परिमाण आपको बताना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं 40 किलोमीटर पर आवर,
तो ये आपकी क्या हो जाएगी, चाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मात्रक। जैसे लिखा है 40 केजी, 40 केजी आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। अब यहीं पे लिखा है 40 किलोमीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूरी। तो इंपॉर्टेंट है सर, मात्रक बताना बहुत जरूरी है, सिर्फ संख्या बताने से परिमाण का पता नहीं चलता। आई थिंक बात क्लियर है। देखिए हम आपको सिंपल बताते हैं कि जो द्रव्यमान का जो अदिश राशियां होती है ना, उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए, कितना। कितना का मतलब समझ रहे हैं ना, कितना। देखिए कितना, कोई चीज है तो कितना है। जैसे आपकी चाल कितना है, 40 किलोमीटर है भाई साहब। आपका द्रव्यमान कितना है, 40 केजी है भाई साहब। आप कितना समय स्पेंड कर रहे हो ना, कितना समय स्पेंड कर रहे हो, मान लो यहाँ पे लिख दिया 2 आवर। तो देखिए जो अदिश राशियां होती है उसमें एक चीज याद रखो, कितना ना। लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं, देखिए सदिश राशियां, देखिए वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण, परिमाण का भी मतलब हमने समझा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। देखिए जिसके पास दोनों चीजें हो, कितना भी हो और क्या हो, किधर। ये दोनों चीज जरूरी है, कितना भी हो और किधर। जैसे मैं बोलूं कि पेन मान लो 2 किलो का है, तुम सपोज करो कि पेन कितने किलो की है, 2 किलो का। अगर हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो किधर गिरेगी, किधर गिरेगी भाई, नीचे गिरेगी, नीचे, नीचे गिरेगी। तो एक चीज पता चल रहा है कि पेन कई किलो की है, 2 किलो की, लेकिन गिर किधर रही है, नीचे। तो जो नीचे है ना, ये इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी भाई साहब, डायरेक्शन। आई थिंक बात चमकी। जैसे मैं कहूँ और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो हम इनमें से समझाते हैं। कहाँ गया भाई, छोड़ो ना, ये हम यही समझाते हैं आपको ना। जैसे हम कहें कोई वस्तु है ना, हम इसको पुश कर रहे हैं, पुश मतलब इसमें फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी किधर जा रही है, इधर आगे जा रही, आगे आगे जा रही। मान लो इसमें हम 5 न्यूटन का बल लगाए, हम पढ़ेंगे कि बल क्या है, अभी आपको मान घबराना नहीं है। हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं भाई साहब, इसको धक्का दे रहे हैं, क्या लगा कर, बल लगा के। अब इधर से हम धक्का दे रहे हैं, मान लीजिए हम है, ये हम है, इसको धक्का दे रहे हैं, धक्का, तो ये वस्तु किधर सरकेगी, इधर सरकेगी ना। इसके साथ क्या होगी, डायरेक्शन। हम कितना न्यूटन के बल लगाए, 5 न्यूटन का, प्लस किधर। देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमारा क्या होता है ईस्ट, और ये हमारा क्या होता है वेस्ट, ये हमारा क्या होता है नॉर्थ, और ये हमारा क्या होता है साउथ है भाई साहब। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है भाई साहब, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हम जो बल लगा रहे हैं वो किधर जा रहा है भाई साहब, ईस्ट की दिशा में। तो हमें 5 न्यूटन भी पता चल रहा है, किधर बल लगा रहे हैं, ईस्ट की तरफ है भाई साहब। तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं भाई साहब, सदिश राशियां। इसमें एक ही चीज तो लिखा है ना भाई साहब, जिसके साथ क्या हो भाई साहब, डायरेक्शन। देखिए जिसके पास सिर्फ कितना हो, जहां पे सिर्फ लिखा हो कितना, वो हमारी क्या हो जाएंगी, अदिश राशियां। और जिसके पास दोनों चीजों, कितना प्लस किधर, एकदम शॉर्ट में याद रखिए, जिसके पास कितना है, कितना है भाई साहब, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है हाँ भाई साहब, लेकिन जिसके पास कितना भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, किधर भी होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ वेग, जैसे मैं कहूँ वेग, तो वेग क्या होता है 40 किलोमीटर, मैं कह दूं 40 किलोमीटर पूरब की ओर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, सदिश राशियां। जैसे मैं कहूँ बल, मैं बल लगा रहा हूँ 10 न्यूटन से, मैं बल लगा रहा हूँ है भाई साहब, किधर, पूरब की दिशा में, बल प्लस पूरब की दिशा। तो मुझे दोनों चीज मिल रहा है ना, कि भैया कितना, कितना मतलब 10 न्यूटन, और किधर मतलब पूरब है भाई साहब। कितना बल लगाया 10 न्यूटन का, और किस दिशा में लगाया, पूरब की दिशा में। तो ऐसी राशियां जो होंगी वो हमारी क्या होती है, सदिश राशियां, जिसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। परिणाम, परिमाण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अगर दोनों चीजें हैं तो हमारी कौन सी राशि है, सदिश राशि। लेकिन जिसके पास सिर्फ केवल एक चीज हो, बात समझ रहे हैं, जिसके पास सिर्फ क्या हो, परिमाण, उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। क्लियर है भाई, आई थिंक चमक जाना चाहिए, हैशटैग चमका। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। अभी आपको बहुत लोड नहीं लेना है, आप इतना समझिए कि जो अदिश राशियां होती हैं उनके पास कितना, हाउ मच, और जो सदिश राशियां होती हैं उनके पास कितना प्लस किधर। किधर का मतलब होता है डायरेक्शन बता रहा है। हाँ भाई एकदम शॉर्ट में याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सर अभी हमारे पास ना उतना अनुभव है नहीं, बहुत ज्यादा हमने लेक्चर अटेंड नहीं किया है भाई, तो जो थोड़ी बहुत चीजें ना मिस हो रही है ना, आप उनको थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा है भाई, तभी मजा आएगा है। मैं भी 15-20 लेक्चर लूंगा ना, तो प्रोफेशनल टीचर भाई मैं भी बन जाऊंगा यार, डोंट वरी। आपको एकदम चमकाएंगे, अभी चमका रहे हैं, बाद में भी चमकाएंगे। अब हमारा बहुत प्यारा टॉपिक आ गया भाई साहब, जिसका आप सभी को इंतजार था। वो क्या है भाई साहब, गति, और एक क्या होता है भाई साहब, विराम, मोशन एंड रेस्ट। अच्छा ईमानदारी से बताओ तुम हमका, अगर अभी हम खड़े हैं तो हम कहा में भाई साहब, बताओ तुम हमको, क्या में, विराम में, रेस्ट में है भाई, रेस्ट में। अगर तुम लेट कर हमारी वीडियो देख रहे हो तो तुम कहे हो में हो, रेस्ट में। अगर तुम बैठ कर हमारी वीडियो देख रहे हो तो तुम कहे में हो, रेस्ट में हो। लेकिन तुम अगर चल कर वीडियो देख रहे हो तो कहे में हो तुम भाई साहब, कहे में हो तुम, कहे में हो, गति में हो, हाँ भाई साहब, मोशन में हो तुम, मोशन।
भाई एकदम चिंदी है भाई साहब। देखिए अच्छा ही बताओ, अगर हम खड़े हैं तो बीत क्या रहा है भाई साहब, समय बीत रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड बीत गया, लेकिन अभी भी हम कायम है, रेस्ट में ही है। लेकिन आप देखो, आप देखो, 1 सेकंड बाद हम यहाँ आ गए, 1 सेकंड बाद यहाँ आ गए, 2 सेकंड बाद यहाँ आ गए, तो 3 सेकंड बाद हम कहाँ पहुंच गए, वहां पे। और ये जो हमने किया, क्या किया भाई साहब, गति किया। देखिए यहाँ पे एकदम चिंदी डिफिनेशन लिखा है। गति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई साहब, मोशन। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल देती है, उसे क्या कहते हैं, गति। सिंपल डिफिनेशन है। दुनिया की कोई भी वस्तु अगर उस समय के साथ अपनी पोजीशन बदल दे, पोजीशन मतलब क्या होता है भाई साहब, स्थिति अगर बदल दे, तो ये हमारे क्या होता है भाई साहब, गति होता है। जैसे देखिए अभी हम यहाँ के खड़े हैं ना, तो 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड, अब 5 सेकंड बाद तो हम हिरा जाएंगे ना भाई साहब। ना भाई साहब, तो अगर कोई वस्तु समय के साथ क्या बदल दे, अपनी स्थिति, तो उसे क्या कहते हैं भाई साहब, गति। हाँ भाई एकदम चिंदी है डेफिनेशन। जैसे ये भाई साहब है, फुटबॉल को अगर पैर से मारेंगे तो फुटबॉल अपनी क्या बदल देगा, गति बदल देगा ना, गति में चला जाएगा ना, किसके अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग जाएगा। है भाई साहब, जैसे मैं यहाँ से फुटबॉल को वहां मारूंगा तो 1 सेकंड में तो जाएगा भाई कम से कम। अब ये भाई साहब दौड़ रहे हैं, मान लो 1600 मीटर दौड़े। कभी जानते हो ना, 1600, जो आर्मी वाले होते हैं ना, 1600 मीटर की दौड़ होती है। तो अगर 1600 मीटर दौड़े तो 5 मिनट में दौड़ेंगे। तो इनकी स्थिति किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, समय के अकॉर्डिंग। अब जैसे एक कार है, मान लीजिए आप कार लेकर पहुंच गए कहां भाई साहब, इलाहाबाद। कहां पहुंच गए भाई साहब, इलाहाबाद। कहीं भी जा सकते हैं, तो इलाहाबाद कितने समय में पहुंचेंगे। ये कार इस समय मूविंग है, मूविंग मतलब चल रही है, आप इस कार को चलाकर पहुंच गए इलाहाबाद, तो कई घंटे में पहुंचे, मान लीजिए 1 घंटे में पहुंचे। तो अगर आप 1 आवर में इलाहाबाद पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप समय के साथ अपनी स्थिति क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ये आपका घर था, और अपने घर से कहां पहुंच गए, इलाहाबाद। ये आपकी कार है, मान लीजिए कार के पास ही आपका घर है, और कार लेकर निकले और 1 घंटे बाद कहां पहुंच गए, इलाहाबाद। तो आपके समय के साथ क्या बदल गई, स्थिति। अगर समय के साथ स्थिति बदल रही है, हम क्या कह रहे हैं, पोजीशन अगर बदल जाए, पोजीशन बदल जाए, पोजीशन मतलब होता है स्थिति। अगर स्थिति बदल जाए तो सिंपल डिफिनेशन है कि वस्तु कायम है, गति में। अगर हमारी पोजीशन समय के अकॉर्डिंग बदल रही है, तो हम कायम है भाई साहब, गति में है। बस बात क्लियर है भाई, एकदम चिंदी है, ज्यादा सोचने नहीं है भाई। अब हम बात करते हैं भाई साहब विराम, इसको बोलते हैं भाई साहब रेस्ट। है भाई साहब, क्या बोलते हैं, रेस्ट। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, विराम। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, हमारी स्थिति बदल रही है क्या, नहीं, हम कायम है विराम। जैसे ये भाई साहब है, ये भाई साहब बैठे हैं कहाँ पे, टेबल पे बैठे, तो इनकी स्थिति बदल रही है क्या, नहीं बदल रही है ना भाई, नहीं बदल रही। तो अगर नहीं बदल रही है, तो ये काहे में है भाई साहब, विराम में है। हम बोलेंगे जी सर। अच्छी पेड़ बताओ, इसकी स्थिति बदल रहेगा है, कि आज ये खड़ा है, कल बनारस खड़ा रहेगा, परसों उधर खड़ा रहेगा, या चौथा रोज अमेरिका पहुंच जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई साहब। तो समय के साथ इसकी स्थिति नहीं बदल रही, अगर स्थिति नहीं बदल रही तो पेड़ कायम है भाई साहब, रेस्ट में है। अगर आप बैठ कर देख रहे हो तो समय के अकॉर्डिंग आपकी स्थिति नहीं बदल रही है। तो अगर नहीं बदल रही है तो आप कायम है भाई साहब, रेस्ट में। बात क्लियर है भाई। देखिए यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाती है भाई साहब, जो पोजीशन होती है नहीं बदलती। हाँ भाई साहब, नहीं बदलती। अगर पोजीशन बदल जाए तो मोशन, अगर पोजीशन ना बदले तो रेस्ट। थोड़ा अंग्रेजी हम बोल रहे हैं ज्यादा, बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं भाई साहब, आप लोग अंग्रेजी पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी से मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया गति क्या है। गति का सिंपल मतलब है जब कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल दे, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। और जब कोई वस्तु अपनी स्थिति ना बदले, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट। इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, मोशन। इसीलिए हम आपको एकदम भाई साहब चित्र के साथ ज्यादा चीजें ज्यादा समझ में आती है। हाँ ये चित्र है भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, है भैया। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी हम एक बात करते हैं ना, मान लीजिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी भाई साहब पृथ्वी है, और ये हमारा भाई साहब क्या है, सन है भाई साहब। आप पृथ्वी पर बैठे हैं और हमारा लेक्चर देख रहे हैं एकदम लेटे हुए, तो किसी ने पूछा, जैसे मैं आपसे पूछ लूं क्या विराम में है कि गति में, तो आपको लगेगा कि यार हम तो लेट कर वीडियो देख रहे हैं, हम कहाँ में है, विराम में। ना भाई, आप विराम में ना है, आप गति में है। देखिए आप है, यू मतलब ये कौन है भाई साहब, तुम है भाई साहब, ये कौन हो, तुम ना। और तुम कहाँ हो इस समय, रेस्ट में। मान लो तुम्हारे पापा हैं, कौन है भाई साहब, तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा देख रहे हैं तुमको कि हमारा जो लड़का है वो लेट कर वीडियो देख रहा है, तो तुम, तो पापा की नजर में तुम कैसे हो भाई साहब, पापा की नजर में तुम रेस्ट में हो। रेस्ट का मतलब विराम में हो तुम। पापा अगर तुमको देख रहे हैं तो तुम कहाँ में हो, रेस्ट में। और हम पहुंचा दिए तुम्हारे दोस्त को कहाँ, सन के पास। अब ये तुम्हारा दोस्त है, और तुम्हारा दोस्त जब सन से देखेगा ना, मतलब सूरज से देखेगा, तो तुम कहाँ में हो भाई साहब,
मोशन में हो, खेल बदल गया भाई साहब। अगर तुम्हारे पापा देख रहे हैं तो तुम कहे में हो, रेस्ट में, तुम लेट कर वीडियो देख रहे हो। लेकिन तुम्हारा दोस्त जो सूर्य पर है, जो सूर्य पर इस समय खड़ा है, वो तुमको देख रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो भाई साहब? मोशन कर रहे हो। क्योंकि जो पृथ्वी है ना अपने एक्स पे घूमती है, तभी 24 घंटे पूरे होते हैं। और पृथ्वी इवन किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। तो अगर तुम्हारे पापा देख रहे हैं तो तुम रेस्ट में हो, लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त देख रहा है तो तुम कहे में हो भाई साहब? मोशन में हो। मोशन मतलब तुम गति कर रहे हो। है भाई साहब, यहाँ पे एक बहुत प्यारा चीज लिखा है कि गति और विराम दोनों सापेक्ष होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं भाई साहब? रिलेटिव होते हैं। तुम गति में भी हो सकते हो, तुम विराम में भी हो सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। भाई साहब बात समझ रहे हो नहीं? ये सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर करता है? देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बात क्लियर है भैया? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेस्ट में हैं कि आप मोशन में हैं। रिफरेंस पॉइंट, हमने अभी बात किया था कि रिफरेंस पॉइंट, तो यहाँ पे आपको कौन देख रहा है? आपके पापा। तो आपके पापा कौन हो गए? आपके रिफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु। यहाँ पे आपका कौन देख रहा है? दोस्त देख रहा है। अगर आपके पापा देख रहे हैं तो आपकी स्थिति नहीं बदल रही है, आप रेस्ट में हैं। लेकिन अगर आपका दोस्त देख रहा है तो आपकी स्थिति बदल जा रही है, आप क्या है? मोशन में। तो अगर रेफरेंस पॉइंट बदला तो आपकी स्थिति भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और विराम और गति एक दूसरे के क्या होते हैं भाई साहब? रिलेटिव होते हैं। एकदम चिंदी सी बात है। चलिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे विराट कोहली भाई साहब हैं। ये हमारे विराट कोहली भाई साहब है और ये ड्राइवर है मान लीजिए ना, और ये हमारे रोहित शर्मा भाई साहब है ना। और ये विराट कोहली के दोस्त हैं एबीडी। एबीडी मतलब समझना, एबी डिविलियर्स। तो अगर विराट कोहली देखेंगे इस बस को जाते, बस का कर रही, ट्रेवल कर रही, अगर विराट कोहली देखेंगे एबी डिविलियर्स को, एबी डिविलियर्स कहाँ है भाई साहब? मोशन में है। अगर विराट कोहली के अकॉर्डिंग, विराट कोहली के अकॉर्डिंग एबी डिविलियर्स कहाँ है भाई साहब? मोशन में। आप बोलेंगे जिससे, क्योंकि बस क्या हो रही है? चल रही है। अगर बस चल रही है, विराट कोहली एबी डिविलियर्स को देखेंगे तो एबी डिविलियर्स क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं भाई साहब? मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर रोहित शर्मा से मैं पूछूं कि भैया एबी डिविलियर्स क्या कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा देखेंगे भैया अरे एबी डिविलियर्स तो हमारे बगल में बैठे हैं, वो भी रेस्ट में बैठे हैं, वो भी रेस्ट में बैठे हैं, एकदम विराम में है भाई साहब, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वहीं अपनी सीट पे बैठे हैं और एकदम रेस्ट में बैठे हैं। तो अगर विराट कोहली देख रहे हैं तो एबी डिविलियर्स कायम है भाई साहब? मोशन। लेकिन अगर रोहित शर्मा देख रहे हैं भाई साहब तो ये कायम है भाई साहब? रेस्ट। रेस्ट। चीजें बदल गई भाई साहब। अगर विराट कोहली देख रहे हैं तो एबी डिविलियर्स क्या कर रहे हैं भाई साहब? गति कर रहे हैं। लेकिन अगर रोहित शर्मा देख रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? रेस्ट में है, विराम में है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गति और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, सापेक्ष होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है, वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर विराट कोहली देखेंगे तो एबी डिविलियर्स कायम है, मोशन में है, गति कर रहे हैं। लेकिन अगर रोहित शर्मा देखेंगे तो एबी डिविलियर्स कायम है भाई साहब? रेस्ट में है भाई साहब। अगर रेफरेंस पॉइंट विराट कोहली को लोगे तो एबी डिविलियर्स में मोशन में है। अगर रेफरेंस पॉइंट रोहित शर्मा को लोगे, निर्देश बिंदु अगर इनको लोगे तो कायम है भाई साहब? विराम में। तो जो गति होती है और विराम एक दूसरे के क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। बात खत्म। इस दुनिया में कोई चीज गति में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कोई वस्तु विराम में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज तुमको हम बता देते हैं, इस दुनिया में ना तो कोई वस्तु गति में होती है, ना तो कोई विराम में होती है। भाई साहब एक चीज मान लो, वो सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर? देखने वाले के ऊपर। इससे आगे इसमें लिखा होगा, देखिए, मोशन और रेस्ट दोनों रेफरेंस पॉइंट पे, भाई अभी हमने किसकी बात की कि मोशन और रेस्ट दूसरे दोनों रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु पर डिपेंड करते हैं। अभी हमने यही बात समझाया कि भैया मोशन और रेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेफरेंस पॉइंट पे। अगर विराट कोहली देखेंगे तो एबी डिविलियर्स मोशन में है, लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट बदल दिया जाए, रोहित शर्मा को कर दिया जाए, तो एबी डिविलियर्स कहाँ है भाई साहब? रेस्ट में है भाई। अकॉर्डिंग टू रोहित शर्मा रेस्ट और अकॉर्डिंग टू विराट कोहली मोशन है भाई। और देखिए, बिना रेफरेंस पॉइंट को हम नहीं बता सकते हैं कि कोई वस्तु चल रही है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम नहीं बता सकते कि कोई वस्तु चल रही है या नहीं। जैसे देखिए, ये रेफरेंस पॉइंट तो है, ये रेफरेंस पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि वस्तु क्या हो रही है? चल रही है भाई साहब। अगर रेफरेंस पॉइंट ना होता तो हमें पता ना चलता। अगर विराट कोहली ना होते यहाँ पे तो आपको पता चलता, विराट कोहली को पता चलता कि रोहित एबी डिविलियर्स कहाँ आ रहे हैं? नहीं पता चलता ना। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब? गति के प्रकार। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है।
हम पहले में बता चुके हैं, लेकिन किसी न किसी बुक में है भाई साहब। तो जो टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं कई प्रकार के होते हैं भाई साहब, 4 प्रकार के होते हैं। हमको पहले बहुत सारे होते हैं है भाई साहब, बहुत, अभी तो 5-6 हम लिखे ही नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाता, हम 2-4 ही लिखे ना। पहला हमारा क्या होता है भाई साहब, सीधी रेखा में गति, सीधी रेखा में गति। और दूसरा हमारा क्या होता है भाई साहब, वृत्तिगत। और तीसरा हमारा क्या होता है भाई साहब, दोलन गति। और चौथा क्या होता है, अनियमित गति। देखिए जो सीधी रेखा में गति करते हैं उसके बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखा में गति ना। और वृत्तिगत मतलब होता है सर्कुलर मोशन ना भाई साहब। और तीसरा हमारा क्या होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन, दोलन गति। और एक होता है अनियमित गति, इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। अगर आप चाहेंगे ना, अगर आप सीधे जा रहे हैं सीधे, तो कैसी गति है भाई साहब, सीधी, सीधी रेखा की गति है ना भाई साहब। अगर आप सिर्फ सीधे जा रहे हैं, आपकी दिशा नहीं, देखिए सीधी गति में क्या होता है, सीधी वाली तो सीधी रेखा में जो गति होती है ना, उसमें दिशा नहीं बदलनी चाहिए, दिशा नहीं बदलनी चाहिए। अगर दिशा नहीं बदल रही तो आप कौन सी गति कर रहे हैं भाई साहब, सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। जैसे अभी हम जो गति कर रहे हैं ना, हमारी दिशा नहीं बदल रही, हम कौन सी गति कर रहे हैं भाई साहब, सीधी वाली गति कर रहे हैं ना। और उसके बाद वृत्तिगत, जब आप किसी भी चीज पे गोल गोल घूमते हैं, मतलब वृत्त के परिधि पर, अगर आप किसी भी वृत्त के परिधि पर गोल गोल घूमते हैं, इसका चक्कर लगाते हैं, तो कौन सी गति हो जाएगी भाई साहब, वृत्तीय गति है भाई साहब। दोलन गति मतलब घड़ी, पेंडुलम घड़ी आप देखे होंगे, झूला झूले होंगे, अगर आप झूला झूलते हैं ना, तो हमारी कौन सी गति होती है भाई साहब, दोलन गति ना। और तीसरा हमारा क्या होता है, अनियमित गति। ये सब हम चीजें अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं एकदम चिंदी से। देखिए क्या है यहाँ पे, सीधी रेखा में गति ना, रेक्टिलिनियर मोशन ना। तो देखिए जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसे क्या कहते हैं, सीधी रेखीय गति। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। देखिए जैसे देखिए, कार मूविंग ऑन द रोड स्ट्रेट लाइन, जो एक कार है ना भाई साहब, सीधी रेखा में गति कर रही है। अगर सीधी रेखा में गति कर रही है तो इसकी एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, वो क्या नहीं बदलनी चाहिए, अगर दिशा बदल रही है तो वस्तु सीधी रेखा में गति नहीं कर रही है। सीधी रेखा में हमेशा याद रखिए कि वस्तु की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। जैसे ये भाई साहब है, रेंग रहे हैं, हाँ भाई साहब रेंग रहे हैं, तो कैसे रेंगना चाहिए, सीधा रेंगना चाहिए, सीधा। जैसे ये कार है, ये कार कैसे चल रही है भाई साहब, सीधी रेखा में गति कर रही है, सीधी रेखा में गति कर रही है, हाँ भाई साहब। ये सब चीजें आप देखे होंगे। सीधी रेखा का सिंपल मतलब होता है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, डायरेक्शन ना चेंज हो, तो उसे हम बोलते हैं सीधी रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। इसीलिए हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं कि आप इन सब चीजों को ना एकदम समझ जाओ भाई साहब, रटो मत, समझो, फील लो यार। ये सब चीजें, ये सब घटनाएं होती हैं। कोई आदमी देख रहे हो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है, तो कौन सी गति हो गई, सीधी रेखा में। कोई कार अगर सीधी रेखा में जा रही है तो कौन सी गति हो गई, सीधी रेखीय गति होगी ना। अब हम बात करते हैं भाई साहब वृत्तीय गति ना, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई साहब, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्त के मार्ग पर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। जैसे पंखा हमारा हो गया, पंखा आप देखिए ना, पंखा, अरे भैया इस समय गर्मी का सीजन है, एकदम पंखा एकदम दौड़ा के आप चलाते होंगे है भाई साहब, लेकिन पंखा आपका कौन सा गति करता है भाई साहब, वृत्तीय गति है ना। ये है फैन, आपने ये भी चीज देखी होगी, झूलना, झूलना देखते हैं ना, जो ये झूलना ही है एकदम, ये जो बाजार में लगता है, आप मेले वगैरह में जो झूलना होता है ना, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, वो कौन सा है, ये झूलना ही है, ये यहाँ पे लगा है, ये झूलना, ये है झूलना, सॉरी ये झूलना है। ये भी एक प्रकार की गति है, ये हमको नहीं पता है। टरबाइन है, हाँ एक टरबाइन होता है ना, आप टरबाइन को देखेंगे ना तो ऐसे गति करता है, ऐसे ही गति करता है ना। और ये भाई साहब चरखा, ये गांधी जी का हमारा क्या है भाई साहब, चरखा है। ये हमारा गांधी जी का क्या है, चरखा। तो गांधी जी का जो चरखा होता है कौन सी गति करता है भाई साहब, वृत्तीय गति, गोल गोल घूमता रहता है ना। बस हम आपको एक चीज और दिखाएं, ये कौन सी गति है भाई, ये चिन्हा नहीं रहा है। हाँ लड्डू नचाया ना, लड्डू, लड्डू, वो लड्डू जो नचाते हैं, स्प्रिंग ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, लड्डू की तरह नाचता है, तो भी कौन सी गति होती है भाई साहब, वृत्तीय गति। आई थिंक बात क्लियर है भाई, ये सब चीज देखकर समझ में आ जाना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोलन गति। जब कोई वस्तु अपनी मुख्य स्थिति के आसपास आगे पीछे गति करती है, देखिए एकदम चिंदी डेफिनेशन है, जब कोई वस्तु अपनी मुख्य स्थिति के, ये चालू हैगा, जब कोई वस्तु, जगह पे आ जाओ अपने, देखिए जब कोई वस्तु अपने मुख्य स्थिति के आसपास आगे पीछे गति करती है, आगे पीछे गति करती है ना, देखिए जैसे दोलन गति होगी ना, ये इसकी मुख्य स्थिति है, ये एक बार आगे जाएगी, ये पेंडुलम घड़ी है, एक बार आगे जाएगी, एक बार पीछे आएगी, एक बार फिर आगे जाएगी, एक बार फिर पीछे आएगी, मतलब आसपास गति करेगी। लखनऊ गति करने नहीं पहुंच जाएगी, यहाँ से निकल कर लखनऊ पहुंच जाए, यहाँ से निकल के इलाहाबाद पहुंच जाए, ऐसा नहीं होने वाला ना। ये आप है, आपकी भाई वो है मिसेज जी ना, तो अगर आप देखे होंगे ना ये सब, ये भी तो आसपास की गति है, ये झूला झूल रहे हैं, ये भी कौन सी गति है, आसपास की तो गति है। तो ऐसी जो गतियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, दोलन गति। बात क्लियर है भाई, आप बोलेंगे जी सर, है भाई।
अब हम बात करते हैं अनियमित गति। अनियमित गति, देखिए जब कोई वस्तु, देखिए सर शब्द का मतलब समझिए, एक एक शब्द का मतलब हम बहुत शॉर्टेज डिफिनेशन दे रहे हैं, कोई बहुत मतलब ना डिफिकल्ट नहीं दे रहे हैं, किताबी कीड़ा मत बनिए, चीजों को समझो, फील करो, तब मजा आएगा। देखिए जब किसी वस्तु की गति का कोई निश्चित मार्ग पथ नहीं होता और दिशा बार बार बदलती रहती है तो उसे क्या कहते हैं, अनियमित गति। एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, जब किसी वस्तु की गति का कोई निश्चित मार्ग, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, किधर भी जा सकती है, दाएं भी जा सकती है, बाएं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, उत्तर में भी जा सकती है, पूर्व में जा सकती है, पश्चिम में भी जा सकती है और दक्षिण में भी जा सकती है, जिसका कोई फिक्स पथ ना हो, कहीं भी जा सकता है। हमारा आदमी, एग्जाम्पल में हमारा आदमी, भटकती हुई आत्मा, जैसे डिलीवरी वाला बॉय था ना, मैंने बात किया था ना, डिलीवरी बॉय, अगर उसको डायरेक्शन नहीं बताओगे ना तो भटकती आत्मा है। और आजकल तो भैया डिलीवरी वाले बहुत ही भटकते हैं, उन बेचारों की ना क्या बताएं, एकदम अगर डायरेक्शन ना पता है ना, बेचारे भटकते रहते हैं इधर से उधर ना। तो वो वाली जो गति होती है ना, जिसकी निश्चित मार्ग पथ नहीं होता और दिशा बार बार, हम क्या कह रहे हैं कि दिशा क्या होती है, बार बार बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं, अनियमित गति। जैसे ये होती है मधुमक्खी, देखेंगे नहीं मधुमक्खी, जिससे आप शहद खाते हैं, अगर ये उड़ती है तो कोई पूरब में जा रही है, तो कोई पश्चिम जा रही है, कोई दक्षिण, तो कोई नीचे आ रही है, तो कोई ऊपर जा रही है, तो मतलब जिसकी दिशा ना फिक्स हो और मार्ग भी ना फिक्स हो। जैसे आपने धूल के कण देखे होंगे, इनकी भी दिशा हो सका नहीं फिक्स रहती हमेशा, कोई उधर उड़ रहा है तो कोई उधर उड़ रहा है, तो कोई उधर उड़ रहा है। राख देखते हैं ना, धुआं 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 भी जो उड़ता है ना, उसकी जो राखें होती है ना, किसी भी दिशा में उड़ती रहती है। हाँ भाई, तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, अनियमित गति, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। हाँ भाई, तो आज के लिए इतना ही था पर सर, कल हम फिर मिलते हैं लेक्चर 2 के साथ। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए सर, अभी हमारे पास उतना अनुभव है नहीं, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का। हाँ भाई, ऑफलाइन तो बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, एकदम नरियाई नरियाई पढ़ाते हैं भाई, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो कुछ चीजें अगर मिसअप हो रही हो ना, तो आप उन चीजों को इग्नोर करके चलिएगा। 15-20 लेक्चर अगर हम भी अटेंड कर लेंगे ना, तो हमारी भी स्थिति बदल जाएगी। हाँ भाई, आई थिंक आपको चीजें समझ में आई, तो चलिए हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ भाई।